और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, आपका रिवीजन कराएंगे, नए फैक्ट आपको याद कराएंगे, नए तथ्य आपको याद कराएंगे। ठीक है, तो जिन साथियों का पहले से अच्छा जो है तैयारी है, वो हमारे साथ यहाँ आकर के अपनी चीजों को न रिवाइज करें, और जो साथी नई तैयारी में लगे हैं वो नए नए तथ्य सीखें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं यह क्लास आपके बड़े काम की होने वाली है। वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, शब्द समूह को, अखंडित शब्द को। देखो बेटा, हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। जब मनुष्य इस धरती पर आया, अर्थात जब विकास की अवस्था के क्रम में मानव ने अपना वर्तमान रूप धारण किया, तो उसको सबसे पहले आवश्यकता हुई एक समूह की, एक समाज की। गौर से मेरी बात सुनना, अगर इस तरह से कहानी से कोई शुरू कर दे हिंदी को, तो जो कहना मैं बताऊं। बेटा, मैंने कहा जब मानव आज के रूप में आया, तो मानव को ना जो है एक जरूरत पड़ी समूह की, समाज की। क्यों? क्योंकि सुरक्षा हमेशा समाज में होती है, और मनुष्य इस धरती का बहुत कमजोर प्राणी है। मेरी बात को बुरा मत मानना। अगर 2 महीने का गाय का या भैंस का बछड़ा या जो है बच्चा होगा, आप उसको खींच करके खूंटे तक बांधने में सब कर्म हो जाएगा बेटा। तो इसलिए मानव इस धरती का बहुत कमजोर प्राणी था, वो डरा हुआ था ना। वो सोचा कि अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो उसे जब ग्रुप बनाने की जरूरत हुई, तो उसे सबसे पहले जरूरत पड़ी एक दूसरे के साथ संपर्क करने की, एक दूसरे से बातचीत करने की, ताकि वो ये बता सके कि भाई हम साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस मौके पर, इस अवसर पर उसने क्या किया बेटा, कि मान लीजिए एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अब जब इसने देखा कि यार तो भाई हमारे जैसा ही है, बिल्कुल यार इसे देखो, इसे जैसे हम ऐसे ही, तो हाथ पांव इसके एकदम बिल्कुल हमारी तरह ही है। तब उसने क्या किया कि कुछ आवाजें निकाली और कुछ संकेत किया। कुछ आवाजें निकाली और कुछ संकेत किया, और इसे समझाने का प्रयास किया कि भाई देख, अगर हम दोनों मिलकर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसने क्या किया, ये जो दूसरा वाला था, इसने इसकी बात को सुना। इसने क्या किया, इसकी बात को सुना, समझा, और कहा ठीक है भाई, आज से हम साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, धरती पर सबसे, बहुत अच्छी तथ्य बताने जा रहा हूं, धरती पर सबसे पहले यही क्या हुआ, भाषा ने जन्म लिया। धरती पर सबसे पहले यही भाषा ने जन्म लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना। इतनी माइन्यूट बातें, बारीक बातें कोई नहीं बताएगा। ये भाषा कैसी थी, मौखिक थी। अब एक बात समझो बेटा, क्या कि मौखिक रूप में सबसे पहले भाषा बनी। नमस्कार आर्यन जी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मौखिक रूप में सबसे पहले भाषा बनी। नोट करो इस बात को, पूछ लेने पर अच्छों के पसीना आ जाएगा। जो मैं कह रहा हूं ना, पूछ के देख लियो भैया। मौखिक रूप में सबसे पहले भाषा बनी। बहुत समय तक ये भाषा मौखिक चलती रही। फिर हमें क्या हुआ कि भाषा को लिखने की आवश्यकता पड़ी। भाषा को क्या हुआ, भाषा को लिखने की आवश्यकता पड़ी। और क्यों पड़ी? क्योंकि जब तक भाषा मौखिक रहेगी वो परिवर्तनशील रहेगी। भाई हमने आपसे कहा कि 1 गिलास पानी लाना, अब आपको सुनने में आ गया कि 1 गिलास चाय लाना, कुछ भी,
अब आप चाय लेके चले आए, आप दूध लेके चले आए, हमने पानी मांगा था, पर अगर हम लिख कर देंगे तब आप तो सही सही पढ़ोगे ना कि हाँ पानी ही मांगा है। तो भाषा जो है परिवर्तनशील रही। तो लिखने के लिए क्या किया इन्होंने, सबसे पहले कुछ चिन्ह बनाए। अब सुनो, इन्होंने लिखने के लिए सबसे पहले कुछ चिन्ह बनाए, जैसे अ, आ, क, ख वगैरह वगैरह। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा। ठीक है, और याद रखना ये वर्ण नए नहीं बने बेटा, ये नए नहीं बने कि एकदम ये यहां भी थे। क ख आ क ये यहां भी बोला जाता था। इनको यहां ध्वनि कहते थे। इनको यहां क्या कहते थे, ध्वनि। कहने का मतलब है कि जो वर्ण का मौखिक रूप है वो ध्वनि है, और जो ध्वनि का लिखित रूप है वो वर्ण है। तो वर्ण किसे कहते हैं मेरे हीरो हीरा लाल, ध्वनि को। क्यों, क्योंकि ये वर्ण का क्या है, ये वर्ण का मौखिक रूप है। अगर मजा आए तो बच्चों तक शेयर करना, आज खूब शेयर करना, जितना कर पाना। आज आपकी परीक्षा है, हमारी भी परीक्षा है। ठीक है, बिल्कुल अंश जी, बहुत बहुत वर्ण बने। लेकिन अब जब इससे काम नहीं चला तो हमने क्या किया, इनको मिलाकर शब्द बनाया। मतलब वर्ण के बाद दूसरे बने शब्द, पर शब्दों से भी काम नहीं चला तो शब्द को मिलाकर वाक्य बनाया। जैसे हमने कहा आम मीठा है। अब एक ही बात केवल व्यक्त हुई, हमें बहुत सारी बात कहनी थी, तो इन वाक्यों को मिलाकर भाषा बनाया। आम मीठा है, मुझे आम बहुत पसंद है, मैं, अब तो आम का सीजन चला गया, मैं रोज आम खाता था, वगैरह वगैरह। ये भाषा। अब हम अपने पूरे भाव को व्यक्त कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना बाबू, क्या कि भाषा बनी सबसे बड़ी इकाई ना, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो इसी ने किया। तो भाषा बनी सबसे बड़ी इकाई, और वर्ण से शुरू हुआ था तो वर्ण रहा सबसे छोटी इकाई। और इस तरह से हमारी यहां परिभाषा निकल कर आई कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या भाषा सबसे बड़ी इकाई। अरे मेरे हीरो हीरालाल, पढ़ लो पढ़ लो, फ्री में दे रहा हूं ना। अच्छा एक बात जरूर है, फ्री की वस्तु का मूल्य नहीं होता है ना, फ्री की वस्तु का मूल्य नहीं होता। प्रीति जी जय हिंद। इतनी अच्छी बात, पूरा वर्ड से लेके भाषा तक खड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि वर्ण से ही हमने लिखने की प्रारंभ किया था। अच्छा एक बात और सुनना बेटा, अब जब यहां तक आ गए हो तो एक चीज और ले लो, क्या कि हर भाषा की एक लिपि होती है। हर भाषा की क्या होती है, एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो देवनागरी कैसे लिखी जाती है, अ आ क ख ग वगैरह वगैरह। अब देखो, कहने का मतलब यह है कि यही तो वर्ण थे, यही तो ध्वनि थे जो लिपि के चिन्ह हैं। यही तो वर्ण थे, यही तो जो है क्या थे, ध्वनि थी जो लिपि के चिन्ह है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, और उसे लिखने के जो चिन्ह होते हैं वो लिपि चिन्ह कहलाते हैं। ये देवनागरी के लिपि चिन्ह हैं। किसके लिपि चिन्ह है बेटा, देवनागरी के, देवनागरी के लिपि चिन्ह है। तो कहने का मतलब है, हमने एक बात और सीखी, क्या कि जिसे वर्ण कहते हैं लिखित रूप में, सुन लो बेटा, जिसे वर्ण कहते हैं लिखित रूप में, उसी को ध्वनि कहते हैं मौखिक रूप में,
और उसी को लिपि चिन्ह कहते हैं लिपि के रूप में। अर्थात वर्ण, ध्वनि और लिपि चिन्ह एक ही हैं, केवल जो अंतर है इनके स्वरूप का। वर्ण भाषा का लिखित रूप है, ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है, और लिपि चिन्ह जो है वो भाषा का, लिपि का अपना जो है लिखित चिन्ह का रूप। ओके बेटा, ठीक है। चलो, तो भैया भूल जाओगे तो जहां कम में पढ़ लो, जहां क्वेश्चन अरे यार तुम्हें पूरा रिवीजन करा रहा हूं एक एक बात। अब सोचो कितनी चीज पढ़ाई एक क्वेश्चन में। आपको ये पढ़ाया वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, भाषा क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, लिपि चिन्ह क्या है, 5 बातें पढ़ाई। हाँ, अक्षर, अब मुनीष जी मैं अक्षर पर भी आता हूं। देखिए, अक्षर का वास्तविक अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो। और आप जानते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उससे छोटा नहीं होता, अर्थात उसका क्षरण नहीं होता, इसीलिए उसे अक्षर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन है? देखो, अब अगर हम बात करें सबसे पहले वर्णमाला की, तो ध्यान रखना वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं ना। देखो, जैसे आप इसको सीधे सीधे एक माला से उदाहरण ले सकते हो बेटा। जैसे हम एक माला पहनते हैं, तो ऐसा थोड़ी है, अब अगर मान लो मैं कह रहा हूं एक फूल यहां लगा दिया, एक फूल यहां लगा दिया, एक फूल यहां लगा दिया, ये कोई माला थोड़ी बनी यार। ये तो लग रहा है जैसे चिड़ै टांग लगा दिया, ऐसे थोड़ी है भाई। एक गेंदा, एक गुलाब, फिर एक गेंदा, फिर एक गुलाब, ऐसे क्रम से चला तो ये माला है ना। तो फूल क्या होते हैं? क्रम में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं ना। इसी तरह से वर्णों के क्रमबद्ध समूह और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो, यहां याद रखना क्रमबद्ध का मतलब क्या है। क्रमबद्ध को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सीरियल वाइज। क्रमबद्ध को कहते हैं सीरियल वाइज, और व्यवस्थित को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टमेटिक। ये सिस्टम से बना है और ये सीरियल से बना है। क्रमबद्ध का मतलब होता है, क्रमबद्ध का मतलब होता है बेटा कि जो वर्ण जहां आता है वहीं आए। मतलब ये नहीं है कि अब ये लिखा है अ, प, आ, ई, तो ये वर्णमाला नहीं है, ये वर्णमाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रमबद्ध नहीं है। दूसरा, व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब है जिस सिस्टम में आते हैं, जैसे सबसे पहले स्वर आते हैं, स्वरों के बाद व्यंजन आते हैं, व्यंजन में भी सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आते हैं, तब उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तब उसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो ये जो क्रम है, इसी क्रम में तो वर्णमाला समझ में आई बेटा कि वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित स्वरूप, अर्थात वर्ण जिस तरह से वर्णमाला में आते हैं, जिसके आगे पीछे वैसे आए और जिस क्रम में आते हैं वैसे आना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, हिंदी में जो स्वर हैं, इन स्वरों की संख्या मानी गई है 11, और इसमें ये जो 2 हमारे हीरो लोग हैं, ये इनको अयोगवाह कहा जाता है। किनको? इनको अयोगवाह। इनको क्यों कहते हैं ना? अयोगवाह इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न तो स्वर हैं
न व्यंजन। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये न तो स्वर हैं न व्यंजन, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह नाम किसने दिया? अयोगवाह नाम दिया जो है आपके, चलो एक बार कमेंट में बताओ जल्दी से। अयोगवाह नाम दिया किशोरी, छोड़ो जाने दो, मैं नहीं, फिर समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह नाम दिया, ठीक है। और किशोरी दास वाजपेयी जी की पुस्तक का नाम कमेंट में करेंगे। तो अयोगवाह समझ में आया, जो न तो स्वर है न तो व्यंजन। किशोरी दास वाजपेयी, पुस्तक का नाम भी लिख लो, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हिंदी शब्दानुशासन, देख लो, 2 में पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है। चल, कह रहे हैं ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर, देखो मैं आपको बताऊं बेटा, जब हम स्वरों का विभाजन करते हैं, स्वरों का विभाजन, तो हम स्वरों का विभाजन कई स्तर पर करते हैं। स्वरों का विभाजन जब हम करते हैं बेटा, तो स्वरों का विभाजन हम कई स्तर पर करते हैं। जैसे पहला विभाजन करते हैं उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। पहला विभाजन हम करते हैं उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। इसमें 3 स्वर होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जहां इसका क्वेश्चन आएगा वहां समझाऊंगा। इसी तरह से स्वरों का हम अगला विभाजन करते हैं मात्रा की दृष्टि से। किस दृष्टि से? मात्रा की दृष्टि से। मात्रा की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो हैं बेटा जिनकी एक मात्रा होती है। ह्रस्व स्वर वो हैं जिनकी एक मात्रा होती है, अ, ई, उ, री। इसी तरह से दूसरा, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को खूब उठाया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसे 3-3 घंटे की मैराथन करके पूरा व्याकरण पढ़ा दूंगा। दीर्घ स्वर जिनकी 2 मात्रा होती है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए, ओ, इन सब की 2 मात्रा होती है। तीसरे जो होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की 3 मात्रा होती है। अब आप कहोगे कि चलो गुरुजी हमने तो मान लिया, पर एक बात बताओ यार गुरुदेव, आपने कहा स्वर 11 होते हैं ना। आपने कहा, 1 मिनट में घुट पानी पी लो। स्वर 11 होते हैं, चलो दीर्घ री को हटा लिया जाए तो 11 तो आ गए। अब इसमें क्या डालेंगे भैया? अरे यार स्वर तो 11 थे और 11 ये देखो आइए, 1 4 ठे यहां आइए, अब 5 6 7 8 9 10 11, तो दोनों मिला के 11 स्वर तो आ गए ना। अब जब 11 स्वर आ गए दोनों मिला के ना, तो एक बात बताना कि अब यहां जो है, एक बात बताना कि अगर 11 स्वर आ गए तो इसमें हम किसे डालेंगे? आर्यन जी, मेरे भैया देखो यार, ये कोई पिक्चर थोड़ी चल रही कि मजा आ रही। चलो कोई बात। सही हिमांशी जी ने उत्तर दिया। अरे यार ये कोई पिक्चर थोड़ी चल रही कि मजा आएगा कि हम, चलो ये वाली अच्छी नहीं नाच रही, दूसरी वाली लाके नचा दे। बुरा मत मानना मेरी बात का कि ये वाली अच्छी नहीं नाच रही, दूसरी वाली नचा दे। ये वाला अच्छा नहीं गा रहा, दूसरा गवा दे। चल कोई बात नहीं, संसार में भांति भांति के लोग हैं।
ना। चलो सुनो मेरी बात सुनो, मुझे हंसी आ जाती है यार। देखो कम से कम शिक्षा का इतना चीरहरण मत करो यार। बस हंसी इस बात पर आती है कि शिक्षा का इतना चीरहरण मत करो। हाथ जोड़ के निवेदन, शिक्षा को शिक्षा रहने दो, इसे ऑर्केस्ट्रा मत बनाओ। चलो अब सुनो, तीन मात्रा होती है बेटा। देखो 11 स्वर हमने यहां तक रख दिए। अब तीन मात्रा में ले किसे जाए, गौर से सुनना। जिस भी स्वर के पीछे तीन लिख दिया जाए, समझ लेना कि वो प्लुत है। और याद रखना बेटा क्या, कि जितने भी हमारे दीर्घ स्वर होते हैं वो प्लुत हो सकते हैं। वर्तमान में जो है प्लुत का केवल एक उदाहरण है ओम। ओम आपने हर जगह देखा होगा। अब इसे हम ओम पढ़ें तो गलत है। ओम पढ़ें ना तो गलत है, इसे हम पढ़ेंगे ओम। कैसे पढ़ेंगे, उच्चारण करिए मेरे साथ वहीं से बैठे बैठे, ओम नहीं ओम। अच्छा पढ़ते भी हैं, पंडित जी को सुना है कभी? पंडित जी ये नहीं कहते ओम त्रयंबकम। पंडित जी जब शुरू करते हैं धड़धड़ा हुआ वाला तो क्या करते हैं, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ना। पंडित जी यहां से चलते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं पंडित जी, ओम त्रयंबकम। ओम नहीं कहते हैं। तो ये ओम एक मात्र उदाहरण है। ओम क्या है, एक मात्र उदाहरण बचा है प्लुत का। दूसरी चीज यहां याद रखना कि जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं वही प्लुत हो सकते हैं। अगर पूछे कोई कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो सकती है, 8। कितनी हो सकती है, 8। बात समझ में आई? अब आपके मन में आएगा कि सर ह्रस्व स्वर प्लुत क्यों नहीं हो सकते? उसका कारण है, जैसे अ है, अ की एक मात्रा। अच्छा मात्रा का मतलब क्या है, मात्रा का मतलब है उच्चारण में लगा समय, मतलब जिसमें बहुत कम समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। जिसमें उससे ज्यादा समय लगता है उसे दो मात्रा, जिसमें उससे भी ज्यादा समय लगता है उसे तीन मात्रा। ठीक है, तो अ की एक मात्रा। अब जैसे ही अ पर थोड़ा बल पड़ेगा ये अ भाग के आ में कन्वर्ट हो जाएगा और तब आ से जाकर के ये प्लुत बनेगा का। इसीलिए ह्रस्व कभी प्लुत नहीं होता, क्योंकि उस पर बल पड़ते ही वो दीर्घ हो जाता है और तब दीर्घ से प्लुत होता है। ठीक है, तो प्लुत 8 है। ह्रस्व स्वर कौन है, अ है। ठीक है, अच्छा नहीं है, क्षमा करें, नहीं है, बड़ी ई नहीं है, अ भी है, ई भी है, उ भी है। तो ह्रस्व भी समझ में आ गया, दीर्घ भी समझ में आ गया और प्लुत भी समझ में आ गया। एक बार यस करेंगे ना, जो है एक बार यस करेंगे और मैं बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी संख्या देखने जा रहा हूं, क्या, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई कितने भाई बहन आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़े क्लास का हिस्सा होने का। ये जो है यूट्यूब, यहां पर मेरी पहली इतनी बड़ी क्लास है 3 घंटे की। आओ बेटा, कह रहे हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। होठों की स्थिति देखो, ये हमारे, यार मैं देखो अच्छा नहीं बना पाऊंगा, ये हमारे पर समझ लेना, ये हमारे होठ हैं। ये क्या है, हमारे होठ ना। कहा ना धर्मवीर भारती जी ने, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी ना। धर्मवीर भारती जी का एक बड़ा चर्चित गीत है, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। तो ये हमारे होठ, होठों की स्थिति दो बनती है, सुन लो। होठों 1 2, कैसे याद कर लोगे, होठों 1 2, होठों की स्थिति दो बनती है बाबू। कौन कौन सी, एक होता है जब बोलते समय होठ गोल हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं वृत्ताकार। और दूसरा होता है जब बोलते समय होंठ गोल नहीं होते, उसे अवृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, वृत्ताकार में आते हैं, बोलकर देखो, उ ऊ, देखो होंठ गोल हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे कटोरी सा बन जा रहा है, गोला सा बन जा रहा है, उ ऊ।
उ ऊ ओ औ, ये चार वृत्ताकार स्वर हैं। सुन लो बेटा, ये चार बिल्कुल वृत्ताकार, और इन्हीं वृत्ताकार को वृत्तमुखी भी कहा जाता है, अर्थात जिनके बोलने में मुख गोल हो जाए, वृत्त की तरह हो जाए, गोल हो जाए। बाकी इनके अतिरिक्त अन्य, इनके अतिरिक्त अन्य जो हैं ये अवृत्ताकार हैं। क्लियर हो गया? अर्थात अ आ, ई ए ये सब हमारे क्या हैं? अवृत्ताकार हैं। अ आ, ई ए ये अवृत्ताकार है। ओके बेटा, चलो, तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के दो भेद किए जाते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्ताकार को कहते हैं बाबू अवृत्तमुखी। ओके, तो ये वृत्तमुखी हैं उ ऊ ओ औ, और अवृत्तमुखी हैं अ आ, ई ए री वगैरह वगैरह। चलिए, किसी को पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग करते हैं? किसी को पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग करते हैं? ह्रस्व, प्लुत, दीर्घ, लघु। देखो मैं बताऊं ना, जो है भैया बहस ना करो यार, बहस ना करो, पढ़ लो। देखो एक बात बताऊं बेटा, जिससे जीवन बने वो काम करो। किसी से भी बहस करने से जिंदगी थोड़ी बनती है ना। एक बात और सुन लो बेटा, ना दुनिया में आप अपने को किसी के सामने सिद्ध कर सकते हैं, ना किसी के सामने खुद को सिद्ध करने की जरूरत होती है। कभी किसी के सामने खुद को सिद्ध मत करो, क्योंकि सिद्ध होना ना होना ये मानसिकता पर डिपेंड करता है। जीवन के बड़े गूढ़ बातें मैं बताता हूं बीच बीच में। किसी के सामने कभी, रूबी जी नमस्ते, किसी को सिद्ध मत करो अपने को। अगर उसे मानना है तो हम जैसा हैं वैसा मान ले, नहीं मानना है थारी मर्जी। राम राम जी, बिल्कुल बढ़िया है बेटा नीलम जी। तो ध्यान रखो मेरी बात को। चलो देखो, पुकारने के लिए हम क्या कहते हैं? मोहन हो, दिनेश हव्या हो ना, हे हे गुरु ना। तो हम क्या करते हैं? लास्ट का जो वर्ण है उसे खींच देते हैं, और जब उसे खींच देते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्लुत। मोहन हो, प्लुत। क्लियर हो गया सबको? चलो अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से है? देखो मैंने कहा था कि उत्पत्ति या निर्माण, इस दृष्टि से बाबू स्वर के मैंने कितने भेद बताए थे बेटा? 3 भेद बताए थे। पहला था मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर कौन होते हैं बेटा? मूल स्वर वे होते हैं जो खुद से, मतलब जो सबसे पहले बने, जो सबसे पहले बने तथा जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं, जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये 4 हैं बेटा, अ ई उ री। ये सबसे पहले यही 4 स्वर बने थे, और सभी स्वर इन्हीं से मिलकर बनते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। दूसरा आ गया बाबू मेरे दीर्घ स्वर। सुन लो, दीर्घ स्वर का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या? मूल स्वर प्लस मूल स्वर, मतलब एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ना। एक ही मूल स्वर को, एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ना। बेटा देखो, 2 बार जोड़ना, इसको हम कहते हैं क्या? दीर्घ स्वर।
ये होते हैं अ को जोड़ दोगे आ जाएगा, छोटी छोटी को जोड़ दोगे बड़ी, छोटा ऊ को बड़ा ऊ, छोटा री को बड़ा री ना, ये चार आ ई, आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा री। तीसरे स्वर होते हैं बेटा जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो दो अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। क्या बनते हैं? दो अलग स्वरों से, दो अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं बेटा। जैसे अ ई, अ आ, ई बराबर ए, आ ए बराबर ऐ, आ उ बराबर ओ, आ ओ औ बराबर औ। तो इस तरह से 4 तिया 12। देखो कितना अच्छा है, 4 4 4, 4 ह्रस्व 4 मूल स्वर। देखो मिट गया, भी पूरा ही बदमाश हो रहा है। चलो, तो 4 हो गए हमारे मूल स्वर, 4 हो गए दीर्घ स्वर और 4 ही हो गए ह्रस्व स्वर। ठीक है, अरे सॉरी संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन है? ए उ, ए उ। क्लियर है बेटा? एक एक चीज खूब पढ़ते रहो, एक एक चीज पढ़ते रहो बाबू। देखो एक एक चीज लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, याद करो, कॉन्सेप्ट समझो। नहीं समझ में आए इसे पूछो, बउआ जी क्या बात है ना। बिल्कुल भैया बिल्कुल, जय जय भैया, जय भीम जय भीम। तो एक एक चीज पूछो, नहीं ये पढ़ने की सार्थकता है। अब आप मुझे कुछ कहो, वो उनको कुछ कहें, वो उनको कुछ कहें। अरे यार, कौन सी हमारी डांड में अटकी है आपसे? कौन सा हमने आपका जो है भैंस गाय खोल लिया है, या कौन से आपने हमारा गेहूं चेरी काट लिया है कि हम लड़े एक दूसरे से? अरे इस दुनिया में कुछ करना है तो हंसी करो, स्नेह करो, प्रेम करो, लड़ाई में क्या रखा। हाँ इतनी थ्योरी बेटा, इसीलिए कहता हूं आओ टेक्स्ट बुक पर, सुपर कोचिंग में आओ भैया। अगर चाहिए ऐसे क्लियर एक एक चीज, बिल्कुल यहां ना बैठा दूं तो बताना। व्याकरण सोते रहोगे, अगर गलत हो जाए तो जो कहना हार जाऊंगा। सोते रहोगे, व्याकरण गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है केशव जी नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बताइए नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? देखो बेटा एक बात इसको थोड़ा सा समझना, मैं इसमें बता दे रहा हूं। ये इस तरह से है, क्योंकि ये टाइप में नहीं आता, टाइप में यहां नहीं आता ना, जो है टाइप में यहां जो है नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि याद रखिएगा नवीन विकसित ध्वनि। देखो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझो, बच्चा इसको समझ ही नहीं पाता ये है क्या। नवीन विकसित ध्वनि का मतलब है वे ध्वनियां, एक एक चीज जो हिंदी में, वे ध्वनियां जो हिंदी में सबसे बाद में, वे ध्वनियां जो हिंदी में सबसे बाद में प्रयोग होने लगी, वे ध्वनियां जो हिंदी में सबसे बाद में प्रयोग हुई, इनको हम कहते हैं नवीन विकसित ध्वनियां। और ये है ख ज, ख ज नहीं ज ना, बिल्कुल याद रखना। एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने आपसे एक दिन जो है एक बड़ी अच्छी बात कही थी। अगर आपको याद होगा, बात है दिल्ली की। मैं गया, तब मैं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता था। मैं गया बाल बनवाने, दाढ़ी बाल मतलब बाल कटवाने गया मैं। तो मेरी शुरू से आदत रही मजाक करने की, हंसी करने की। मैं नाई के यहां गया, कुर्सी पर बैठा, उसने कहा छोटा करना है, मैंने कहा नहीं बड़ा कर सकते हो तो बड़ा कर दो। अगले को झटका लगा,
कि यार ये आदमी है तो गड़बड़ वाला, ये कह रहा है बड़ा कर सकते हो तो बड़ा कर दो ना। तो लेकिन देखो ये ऐसे गुण है ना कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता इस सृष्टि में, भगवान भी नहीं हरा सकते, भगवान भी उनके आगे सर झुकाते हैं। थोड़ी देर उस आदमी ने बाल वाल काट रहा था, उसने कहा भैया एक बात पूछूं। हाँ, मैंने कहा हाँ बेटा धन्यवाद खुशबू जी। तो मैंने कहा, उसने कहा कि एक बात पूछूं, मैंने कहा पूछो। उसने कहा आप टीचर हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, भगवान कसम बता रहा हूं, मैं जीवन में बहुत खुश हुआ उस दिन। क्यों? क्योंकि जब आपका कार्य आपके व्यक्तित्व में झलकने लगे ना, तो समझ लेना कि आप उसमें पक्का हैं। जैसे आप चोरी करने वाले हैं तो आपको देखते ही लगे कि ये चोर है तो समझो पक्का वाले। सच बता रहा हूं, आपको देखते लगे कि अध्यापक है तो अध्यापक है। अब मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा यार, अब मेरे मन में गुदगुदी होने लगी। अब मैंने पूछा अच्छा भाई साहब आपको कैसे पता चला ना। तो ध्यान रखना सानवी जी, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, रुक जाओ गुड़िया। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? उसने कहा ये जो मास्टर लोग होते हैं ना, यही जब बाल कटवाने आते हैं तो दाढ़ी घर से बना के आते हैं कि कहीं 20 रुपया दाढ़ी का भी ना देना पड़े। अरे मैंने कहा यार ऐसे लगा जैसे जूता फेंके मारा हो किसी ने भाई साहब, ऐसे लगा जैसे किसी ने जूता फेंके मारा हो। मैं चुपचाप मैं कहा इसे कहा कि मैंने गलती की, तब से आज तक उस वर्ग से उलझा नहीं मैं। उसने कहा ये जो मास्टर होते हैं ना, जब ये घर से आते हैं ना, तभी ये दाढ़ी बना के आते हैं, 20 रुपया दाढ़ी का भी। ये क्लास बेटा मीना जी, मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार हफ्ते में 4 दिन चलती है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के टेट पीआरटी चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना। और ईमानदारी से बता रहा हूं, केवल प्रैक्टिस में अगर हमारे रहोगे ना, किसी परीक्षा में अगर बेटा 60% क्वेश्चन हूबहू वहां से ना आ जाए तो जो कहिएगा। चलो याद हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। श श स ह, ये कौन से व्यंजन है? देखो अभी मैंने आपको बताया व्यंजन, अब पहला शब्द आ गया व्यंजन। व्यंजन क्या है? जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं। क्या होते हैं? जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन का स्वतंत्र अस्तित्व उच्चारण में नहीं है, स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चरित कर सकते हैं। व्यंजन हिंदी में कितने हैं? हिंदी में कुल 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बटाया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। ध्यान रखना, इन्हीं स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और इन्हीं को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। उदित व्यंजन भी कहा जाता है और इनकी संख्या है 25, क से लेकर म तक। दूसरा है हमारा बेटा अंतस्थ व्यंजन। ध्यान रखना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है और ये हैं 4। कौन से? य र ल व। तीसरा है बेटा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है और इनकी संख्या भी 4 है। श श स ह। ठीक है, तो इस तरह से 25, 4 29, 4 33, यही हिंदी के 33 जो है व्यंजन है। तो ये श श श जो है ये क्या है? ये संघर्षी व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। अच्छा देखो, ये जो हमारे क से लेकर के म तक 25 व्यंजन हैं, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न और प फ ब भ म। त थ द ध न और प फ ब भ म, ये हैं। अब सुनना, इसमें ये जो हमारा च वर्ग है इसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। कहां तक? च छ ज झ तक, ये यहां तक, इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ठीक है, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। कह रहे हैं
कौन सा घोष वर्ण है? घोष, देखो मैं बताऊं, घोष, घोष शब्द बना है जो है घोषणा से। घोषणा का मतलब क्या होता है? बोलना। भाई हम बोलेंगे तभी तो कोई घोषणा करेंगे। सुनो सुनो सुनो, पहले आते थे वो ढोल लेकर के, सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है कि अगले साल से लगान 10% कम की जाती है, जाओ अपने घर में खुशी मनाओ, लड्डू खाओ। भाई कम पैसे हो गए तो है कि नहीं? तो इसलिए जो है ये क्या था, ये है घोषणा। घोषणा माने बोलना। देखो याद रखना, घोष का मतलब होता है बोलने से रिलेटेड। अब ध्यान से सुनना, हम बोलते कहां से हैं? ये जो हमारा मुख है बेटा, दुनिया, हम देखो हम बना के आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा मुख जो है, इसमें इसको हम कहते हैं काकल्य, और इसके चारों तरफ ये छोटी छोटी जो इकाई होती हैं, इन्हें कहते हैं स्वर तंत्रियां। क्या कहते हैं मेरे बाबू? स्वर तंत्रियां। मैंने कहा व्याकरण पढ़ो हमारे साथ, दुनिया पढ़ाती है, मैं दिखाऊंगा व्याकरण, आंख से दिखा दूंगा कि देखो ये व्याकरण, जब मानना कि हाँ गुरुजी पढ़ाते हैं। ये स्वर तंत्रियां हैं। अब हम बोलते कैसे हैं? ये हमारे फेफड़े हैं। जब हमें बोलना होता है, यहां होते हैं हमारे फेफड़े दोनों तरफ। जब बोलना होता है, इन फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, इन फेफड़ों से हवा निकलती है। ये क्या निकल रही है? वायु। और ये हवा जाकर क्या करती है? इन स्वर तंत्रियों को झंकृत करती है। क्या करती है बेटा? इन स्वर तंत्रियों को झंकृत करती है, हिलाती है। नहीं मेरी बात का यकीन है? बोलो बोलो, राम, श्याम, ईश्वर, अल्लाह, बोलो। और यहां हाथ लगाओ, यहां यहां बोलो मेरे साथ, राम, श्याम, ईश्वर, अल्लाह, नानक। देखो क्या है, आपको खुद लगेगा कि यहां कंपन हो रहा है, हिल रहा है, पर अपने पे लगाना, कभी दूसरे पे लगा दो, नाम गुरुजी का लगा दो। गुरुजी ने कहा था यहां हाथ लगाओ और उतने में अपना काम निपटा लो। देखो हाथ हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपने पे लगाना, आना पड़ोसी का लगा दो, पता चला कि यार काम निपटा दिया इतने में। क्या गुरुजी ने कहा था यहां हाथ लगा दो, हमने तो लगा दिया, बस अब इसका काम खत्म, हम क्या करें? तो ऐसा ना करना भाई, अपने पे लगाना। हाँ ठीक है, चलो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो है याद रखना, बिल्कुल बेटा, वंदना जी साइंस नहीं, हमारे यहां जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड होगा, अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, विज्ञान पढ़ाऊंगा, भूगोल पढ़ाऊंगा, जो हमारी बात को स्पष्ट करेगा वो हर चीज पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि जब ये स्वर तंत्रियां झंकृत करती हैं, इन्हीं को घोष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को। अब देखो लोगों ने आपको घोष पढ़ाया होगा, हमने आपको घोष दिखा दिया भैया। लोगों ने पढ़ाया होगा, हमने आपको घोष दिखा दिया, हीरो हीरा लाल ना। अब सुनो, अब हर वर्ण के उच्चारण में एक समान झंकार नहीं होती, किसी में कम किसी में ज्यादा ना। तो घोष का मतलब है कि झंकृत होना, सब में एक समान वर्ण में झंकार नहीं होती ना। मैंने कहा हर वर्ण के उच्चारण में, जितना आज पढ़ लोगे बिल्कुल ठोक ठोक के भर दूंगा, हर वर्ण के उच्चारण में एक समान झंकार नहीं होती, किसी में कम किसी में ज्यादा। जिसमें कम होती है उसे कहते हैं अघोष। अघोष माने कम, अमाने नहीं, घोष माने झंकार। तो बिल्कुल ना हो तो बोली ही नहीं निकलेगी। यहां अ का मतलब है कम, ध्यान रखना, अ का मतलब है कम और घोष का मतलब मैंने बताया झंकार। तो कम झंकृत होना, कम झंकृत होना। और घोष दूसरा है घोष, या इसी को सघोष कहते हैं बाबू। इसका मतलब है अधिक झंकृत होना, अधिक झंकृत होना। अब देखो इसका आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं, सुन लो। लिखना अघोष, एक जुगाड़ परमानेंट के लिए 100%, ये हम जुगाड़ नहीं है, ये हम बताते आपको हैं केवल कॉन्सेप्ट। अघोष, अ की एक मात्रा, घो की दो मात्रा,
कहने का मतलब एक दो से याद कर लेना, वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण प्लस स से याद कर लेना, तीनों श ये अघोष होते हैं, बाकी सघोष होते हैं। देखो काम खत्म, अघोष सघोष एक ट्रिक में खत्म। क्या कहा मैंने कहा वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, बाकी सब सघोष होता है। अब इसमें घोष बताना है तो वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा छोड़ दो, तीनों श छोड़ दो ना, ख दूसरा है हटा दो, च पहला है हटा दो, प पहला है हटा दो, ह जो है। देखो अब अघोष सघोष भी एक टॉपिक में खत्म, अघोष सघोष खत्म। अगर इसे गौर से समझा होगा तो अघोष सघोष दोबारा नहीं पढ़ोगे। व्यंजन स का उच्चारण स्थान है। देखो बेटा सभी वर्णों के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, याद रखना ना। जैसे क वर्ग जो होता है ये कंठ से उच्चरित होता है, च वर्ग जो होता है ये तालु से उच्चरित होता है, ट वर्ग जो होता है ये मूर्धा से उच्चरित होता है, त वर्ग जो होता है ये दंत से उच्चरित होता है और प वर्ग जो होता है ये ओष्ठ से उच्चरित होता है। इसी तरीके से ये स जो होता है ये तालव्य स होता है, ये श जो होता है ये मूर्धन्य श होता है और ये श जो होता है वो दंती स होता है। तो इस स का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। कहां से होता है? मूर्धा से। सबका उत्तर सही है, ये सबको रटा हुआ है इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल ध्वनि, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। देखो एक बात याद रखना बेटा, जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो हमारी वर्णमाला में चार ध्वनियां हैं। कितनी? चार ध्वनियां हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार ध्वनियां हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्ष, ये क धन स। अच्छा याद रखना इसमें पहला आधा होता है, दूसरा पूरा होता है। क्ष, त्र, त धन र, ज्ञ आधा ज धन य और श्र आधा श धन र। तो ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन हैं। तो क्ष किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम कहां आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूं, नोट करो, नोट करो, बहुत जोर की चीज बताने जा रहा हूं। मैं पूरे व्यंजन लिखा दे रहा हूं कौन कहां आता है। कोई नहीं देगा यूट्यूब पर ना। देखो क, क्ष, ख, ग, घ अंगा, च, छ, ज ना। एक मिनट जरा सा इसको देख लेने दो, ये है तो हाँ ठीक है। ज देखो गलती हो रही थी ना, नहीं हाँ ज य च छ ज य च छ ज झ। अरे यार रुको, ये वो है क्या कहते हैं ज्ञ यार, रुक जाओ। च छ ज के बाद ज्ञ, फिर च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अड़, त त्र, त थ द ध न। ठीक है। प फ ब भ म। ठीक है। अच्छा सुनो, इसके बाद ये हो गया श, हाँ बस। अब फिर उसके बाद य र ल व, श स्र श स ह। ये वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम है। बिल्कुल नोट कर लो बेटा, ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी जो मर्जी वो कर लो, लेकिन यही है। अच्छा इसमें फोकस कहां कहां करना है, ध्यान से सुनो। एक तो इन हीरो हीरालाल पर, एक इन हीरो हीरालाल पर, एक इन हीरो हीरालाल पर और एक इन हीरो हीरालाल पर।
ये 4 जगह फोकस करना है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो श कहां आता है? क के बाद। अगला है अनुनासिक अक्षर नहीं है। ध्यान रखना बेटा, देखो मैं बताऊं आपको, बहुत सिंपल सा है। क्या? वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का पंचमाक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है। वर्गीय व्यंजनों का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, और ये हैं अंगा, इया, र, न, म, ये 5। अब देख लो, न म र न म अ नहीं है, ज्ञ नहीं है। अच्छा, निम्न में अनुनासिक अक्षर नहीं है, न म र अंग। चलो ये तो सही है। अड़ न अ म, ज्ञ अ न म, ड़ अ म ड़। देखो इसमें अनुनासिक अक्षर है, हो जाएगा पहला, क्योंकि ये अनुनासिक नहीं है आपका, ये अनुनासिक नहीं है और ये अनुनासिक नहीं है। ठीक है, चलो अगला है स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? अभी मैंने बता ही दिया बेटा ना, क्या कि जो है पहले 5 वर्ग के जो वर्ण होते हैं, अब पीछे, इसीलिए देखो अब जब पीछे पढ़ोगे तो आगे क्वेश्चन तेजी से निकलेगा। पहले 5 वर्ग मैंने बताया था कि क से लेकर म तक के ये जो 25 व्यंजन हैं, इन्हीं 25 भाई साहब को स्पर्श कहते हैं, इन्हीं को वर्गीय कहते हैं, और इन्हीं को उदित भी कहते हैं। शेयर कर लो, 300 पहुंच जाओ। अंतस्थ वर्ण कौन है? अभी मैंने पीछे बता दिया था कि ये तीनों भाई साहब अंतस्थ वर्ण हैं। एक बात यहां डिस्कस करूंगा, सुनो। एक चीज, आज तक लोगों ने आपको स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म पढ़ाया होगा। अगर आप कहो तो मैं आंख से दिखा दूं, अगर आप कहो तो शेयर करने का वादा करो तो मैं आंख से दिखा दूं। यही है बेटा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखो यहां नीचे एक सुपर टेट का फॉर्म दिया गया है, जहां आप देख रहे हैं लिखा है सुपर टेट 2024 हिंदी मैराथन। उसे टच करेंगे तो नीचे एक सुपर टेट का फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करिए। उस फॉर्म के फिल करके आप हमसे सीधा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं समस्या हो आप हमसे समाधान ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है। सभी साथी इस फॉर्म को भरेंगे ना। और याद रखना बेटा, इसीलिए बार बार कह रहा हूं, सुपर टेट में पास होना है तो सुपर कोचिंग में आओ। अरे सुपर में जाना है तो सुपर में आओ, तभी काम बनेगा। अंतस्थ वर्ण, अब सुनो, ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं इनको अर्ध स्वर कहते हैं। अब सुनो, कुछ जगहों पर एक बड़ा कंफ्यूजन है। क्या? कुछ किताबों ने लिखा है य व अर्ध स्वर हैं, य व अर्ध स्वर हैं। ये मामला बड़ा गड़बड़ है कि ये चारों अर्ध स्वर हैं या केवल य व। दिखाएं, चलो आओ सुन लो। देखो ये है हमारा कोई भी उच्चारण स्थान, हमारे मुंह में तमाम उच्चारण स्थान हैं, जैसे कंठ है, कंठ के अलावा तालु है, मूर्धा है, ये उच्चारण स्थान है। जब हवा यहां से उच्चरित होकर मुंह में आती है, सुन लो, जब हवा यहां से उच्चरित होकर, बिल्कुल दिखा रहा हूं सानवी जी, देख लो गुड़िया, जब हवा यहां से वर्ण उच्चरित होता है, इस मुंह में आता है, मुंह में अलग अलग उच्चारण स्थान बने हुए हैं। देखो जब ये उच्चरित वायु आई और एकदम सीधा टक्कर मारी, ताड़, और ऐसे निकली, सीधा टकराई थाड़ और निकल गई, इस पहली स्थिति को कहते हैं स्पर्श। अब समझ में आया? ये क्या है? ये कोई उच्चारण स्थान, मतलब जब यहां से झंकृत वायु उच्चारण स्थान पर सीधा टकराती है और निकल जाती है, ये कहलाता है स्पर्श। ये मान लो हमारा कोई उच्चारण स्थान है, मैंने कहा मैं दिखाऊंगा यार, आओ तो मेरे पास, उच्चारण स्थान है। अब वायु जब आई ऐसे उच्चरित वाली और एकदम ऐसे हल्का सा टच किया, हल्का सा, और निकलकर चली गई, इसे कहते हैं अंतस्थ। समझे बाबू? ये है कंडीशन नंबर 2। और ये
ये देखो, ये मान लो हमारा उच्चारण स्थान है। किसी ने आज तक अगर आपको यूट्यूब पर इस तरह पढ़ाया हो तो जो बताना, ये जिह्वा यहां इतने बिल्कुल नजदीक आ गई कि ये हवा दोनों के बीच से ऐसे रगड़ती हुई निकल रही है। क्या करके? घर्षण करती हुई निकल रही है। तो इसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, इसीलिए इन्हें संघर्षी कहते हैं, क्योंकि जिह्वा और उच्चारण स्थान के बीच से हवा रगड़ती हुई निकलती है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मैं आज तक लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, मैंने दिखाया। अब देखो, अंतस्थ व्यंजन को क्यों अर्धस्वर कहते हैं, यहां से कारण लो। देखो सुनो, एक बात आपको बताता हूं। जो ये हमारे मुख के उच्चारण स्थान है बेटा ना, इनकी दो स्थिति बनती है। क्या? कि जब स्थान जो है, इनकी दो स्थिति बनती है। क्या? जब कोई भी वर्ण उच्चरित होकर आता है और इनसे स्पर्श करके जाता है तो उसे व्यंजन कहते हैं, और जब स्पर्श बिल्कुल नहीं करता तो उसे स्वर कहते हैं। जैसे यहां से बोला, यहां से फक से बाहर, यह स्वर है, और जब यहां किसी से स्पर्श होकर आया तो व्यंजन है। तो स्वर में स्पर्श बिल्कुल नहीं होता और इनमें हल्का सा स्पर्श होता है, ये देखो नाम मात्र का। इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर की स्थिति यहां भी है, स्वर में बिल्कुल टच नहीं करता और इनके में हल्का सा टच, तो स्वर वाले गुण इनमें भी आ जाते हैं, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। दूसरी बात, य व के उच्चारण में ये स्थिति ज्यादा, ये जो मैंने बनाया ये सबसे स्पष्ट होती है य व में, इसीलिए य व को विशेष रूप से अर्ध स्वर कहते हैं। यही कारण है कुछ किताबों ने सीधे सीधे लिख दिया है कि केवल य व अर्ध स्वर हैं। अर्ध स्वर चारों हैं। और आपको साक्ष्य चाहिए तो वर्तमान समय में जो किताब सभी, उसमें सबसे ज्यादा